आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कहते हैं जब हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिल को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर हो सकता है। आज की औरत हर रुकावट, हर पहरे को तोड़ती हुई चांद के पार जा पहुंची है। उसने घर की दहलीज लांघी है लेकिन अपना दायरा नहीं लांघा। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उस परवाज़ से जिसने अपनी काबिलियत के दम पर एक आला मकाम हासिल किया। तो मुलाकात कीजिए 2017 की सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाली अभिश्री से। अभिश्री, आपका वेलकम है हमारे शो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको आपकी इस कामयाबी के लिए हम बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप इस मुकाम पर पहुंची। आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। अभिश्री, मुझे ये बताइए, कोई भी अगर सिविल सर्विसेज में बैठता है, उसकी तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात तो होती है, क्या मैं ये कर पाऊंगी? जी। तो क्या ये उम्मीद थी आपको कि आप ये कर पाएंगी? एक ख्वाब था, एक लक्ष्य बनाया था अपने जीवन का। जी। एक भरोसा भी था कि हाँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं ये कर पाऊं। पर दूसरी तरफ वो डर तो रहता ही है थोड़ा मन में कि क्या मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं। हाँ। पर परिवार का साथ, भगवान की दुआ, यही सब है कि आज मैं यहाँ पहुँची। जैसे कि हमें मालूम है कि आपकी फैमिली में 8 से ज़्यादा लोग सिविल सर्विसेज में हैं, तो क्या प्रेशर था या फिर एक चैलेंज भी था कि इतने सारे लोग हैं ऑलरेडी इस फील्ड में, तो क्या मैं भी इसमें जाऊं और कामयाब होके दिखाऊं? दोनों पहलू थे। हाँ। एक तरफ चुनौती भी थी कि ऑलरेडी इतने सारे लोग ऑफिसर्स हैं मेरी फैमिली में, तो प्रेशर रहता है कि क्या अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। पर दूसरी तरफ उनको देख के हिम्मत भी मिलती थी, साहस भी मिलता था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मुझ में भी इतनी दम है कि मैं भी कुछ करके दिखा सकती हूँ। तो जब आपने सोच लिया कि आप भी सिविल सर्विसेज में जाएंगी, इसके लिए ट्राई करेंगी, तैयारी करेंगी, तो जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो वो भी आपको टिप्स देते होंगे? सबने मिलजुल कर मुझे बहुत गाइड किया और मुझे मोटिवेट किया, मुझे साहस दिया, हिम्मत दी, और उन सबको देख कर प्रेरणा तो मिली मुझे आगे बढ़ने की, इसलिए उसका मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आपके बचपन की बात करें तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी? आपके सब्जेक्ट क्या थे? स्कूलिंग मैंने शुरू में 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड मैंने केरला में अपनी स्कूलिंग की है। पापा की वहाँ पोस्टिंग रहती थी तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते रहते थे। त्रिवेंद्रम, कोचीन, अलग अलग स्कूलों में मैंने वहाँ अपनी स्कूलिंग की है। और 9th स्टैंडर्ड से 12वीं कक्षा तक मैंने दिल्ली में ही दिल्ली पब्लिक स्कूल आकेपुरम में अपनी स्कूलिंग की है। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। बचपन की ही अगर हम बात करें तो आपने थिएटर भी काफ़ी किया है और क्लासिकल डांस में भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो वो एज अ हॉबी था या कभी सोचा था कि इसको मैं आगे परस्यू कर सकती हूँ एज अ करियर? बचपन से ही मतलब ऐसा होता है कि मेरे परिवार ने, मेरे पेरेंट्स ने, माता ने, पिता ने हमेशा मुझे आज़ादी दी सपने देखने की। उन्होंने हमेशा कहा कि खुल के जियो, जो करना है करो। और बस अपना बेस्ट दो और सबसे बढ़िया तरीके से करो। तो जब मैं भरतनाट्यम सीखती थी तो मेरा ख्वाब था कि मैं बड़े होके डांसर बनूंगी। अरंगेट्टम किया मैंने अपना, तो तब मेरा वो ख्वाब था। जब मैं थिएटर करती थी तो मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था स्कूल में, तब मुझे लगता था मैं बड़े होके एक्टर बनूंगी। जब मैं शूटिंग करती थी तो मुझे लगता था मुझे ओलंपिक्स में मेडल लाना है शूटिंग में। तो जिस फील्ड में थी तो ख्वाब मेरे बदलते रहे, गोल्स मेरे बदलते रहे, और इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मैं हर जगह अपना बेस्ट दूं। डांस, थिएटर और इसके साथ साथ शूटिंग भी आपने की। जी। तो ये शूटिंग का शौक जो था ये कहाँ से पैदा हो गया? जब हम छोटे थे, मैं और मेरी बहन, हमें मूवीज़ का थोड़ा बहुत शौक था। तो मुझे याद है तब एक मूवी रिलीज हुई थी, मेरे ख्याल से धूम थी, धूम 2। अच्छा। तो उसमें शूटिंग का काफ़ी सीन्स थे, तो वो देख के मुझे और दीदी को ये शौक पड़ा कि हम लोग शूटिंग में जाएं। तो वो सबसे पहले गई, उसकी गाइडेंस में मैं गई, और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी नेशनल लेवल शूटर है। तो आपने भी कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया? जी। शूटिंग में मैं पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ दिल्ली स्टेट में। पहले मैं कॉम्पिटिटिवली करती थी, अब मैं शौक से करती हूँ। जैसे आप शूटिंग कर रही थी तो फिर आपने ये भी सोचा होगा कि इसी को मैं करियर बनाती हूँ, कभी ये ख्याल आया था दिल में? शूटिंग में मेरा हमेशा एक दिलचस्पी थी, एक शौक की तरह से मैंने किया। बिकॉज शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपको बहुत रिलैक्स करता है, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपका कंसंट्रेशन की काफ़ी ज़रूरत रहती है। और क्योंकि बचपन से इतनी पढ़ाई की है, कंसंट्रेशन मेरा बचपन से ही
ठीक रहा है, इसलिए शूटिंग मैंने पिकअप की। अच्छा अभिश्री, कई बार ये भी होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी उम्मीदें बहुत होती हैं कि हमारी बेटी जो है वो ज़िंदगी में ये बन जाए या ये कर ले या इतना नाम हो जाए। लेकिन कई बार होता है ना, जो बच्चे होते हैं वो खरे नहीं उतर पाते उनकी उम्मीदों पर, तो ऐसा होता है कई बार। तो आप स्टडीज़ में कैसी थी, मतलब क्या जैसा वो चाहते थे उस तरह के आपके नंबर आते थे, वैसा रिजल्ट आप देती थी उन्हें? मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी रही हूँ और मेरा शौक पढ़ाई का खूब रहा है बचपन से, इसलिए मैं लकी हूँ उस मामले में कि मेरा शौक रहा था इस फील्ड में। इसलिए मेरे पेरेंट्स इस बात से तो खुश थे, पर उन्होंने हमेशा इनकरेज किया कि एक तरफ पढ़ाई है जिसमें आप उत्तीर्ण रहने का प्रयास करें, पर उसके अलावा लाइफ में एक बैलेंस रहना चाहिए। अकेले पढ़ाई ही नहीं, आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे वर्क करना चाहिए, जैसे थिएटर, सिंगिंग, डांस। उसके अलावा स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हो तभी आप मेंटली अपना बेस्ट दे सकते हो। तो स्पोर्ट्स में भी मेरे पेरेंट्स ने हमेशा कोशिश की कि मुझे और प्रोत्साहित करें। सिविल सर्विसेज में जाने का आपने मन कब बनाया? क्या स्कूलिंग के दौरान बनाया या फिर जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी उस दौरान बनाया? जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरा मन बना सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि तब आदमी न्यूज़ पढ़ना शुरू करता है, आसपास की सोसाइटी को देखता है, उनसे जुड़ता है लोगों से। तब मुझे एहसास हुआ कि जो जीवन देश सेवा के लिए जुट जाता है वही जीवन साकार रहता है। तो मेरा ये मन था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपनी देश की जनता के लिए कुछ भला कर पाऊं, उनको कुछ सुविधा दे पाऊं। तो इसलिए वो मेरी चाह थी जिससे मेरा यूपीएससी मेरा लक्ष्य बना। अभिश्री, आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपने किस तरह से तैयारी की और कितना वक्त दिया पढ़ाई में। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। अभिश्री, आप मुझे ब्रेक पे जाने से पहले बता रही थी कि आपने कब मन बनाया सिविल सर्विसेज में जाने का, लेकिन एक मन बनाना दूसरी चीज़ होती है और एक मेहनत करना वो दूसरी चीज़ होती है। इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। जब आप ये सोच रही थी कि अब मुझे भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, अपना एक मकाम बनाना चाहिए, तो आप क्या प्लान कर रही थी कि तैयारी किस तरह से करेंगी? बचपन से ही मैंने एक चीज़ सीखी है, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके, बाकी अपने बड़ी बहन को ऑब्जर्व करके, छोटे भाई से सीख के, कि अगर हमें कोई लक्ष्य एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये इस पे अचीव करना है, उसके बाद सबसे पहला कदम होता है कि आप प्लानिंग करो कि मैं कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचूंगी। इसलिए पहली चीज़ जो मैंने करी, मैंने पता लगाया इस एग्ज़ाम में क्या क्या विषय होता है, मैं कौन सा विषय चूज करूंगी। तो जैसे इसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, वो कौन सा चूज करना है, वो मैंने फिजिक्स चूज किया। तो ये पूरी प्लानिंग करने के बाद आप पता लगाते हो मार्केट में कि कौन कौन सी किताबें हैं, कितने घंटे मुझे पढ़ना होगा, एक शेड्यूल बनाया, इतने घंटे पढ़ना होगा, अगर मुझे ब्रेक लेना होगा तो मैं क्या किस तरह का ब्रेक लूंगी। जी, एक बार ये सारी प्लानिंग कर लें, फिर बस मेहनत से जुट जाना होता है, दिन रात एक कर देना होता है, खून पसीना एक कर देना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि बहुत अलग अलग विषय पे सवाल आते हैं। और उसके लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार आप मेहनत करने लगें तो मोटिवेशन अप रखना होता है, पॉजिटिविटी रहनी होती है कि आप अपने हौसले बुलंद रखें और रोज़ उसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें। तो आपने इसके लिए क्या कुछ कोचिंग भी ली? कोचिंग मैंने ली जी, थोड़ी बहुत कोचिंग ली, पर मुझे लगता है कि अब जिस तरह का ये एग्ज़ाम हो गया है, कोचिंग एक तरफ है कि आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लें, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें। तो जैसे ये किताबें स्टैंडर्ड होती हैं और आपको बस कमरा बंद करके किताबें लेके बैठ जाना है, और जब तक वो चीज़ आपके अंदर समा ना जाए तब तक आपको पढ़ते रहना है। तो मेरा ये मानना है कि सेल्फ स्टडी की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो लोग जो है उनका जो, अगर हम बाहरी दुनिया बोलें तो उनसे नाता कट जाता है, ना फ्रेंड्स से वो बात करते हैं और ना पेरेंट्स से उतनी बात करते हैं, बस एक कमरे में बंद रहते हैं, किताबें होती हैं और वो होते हैं, और मोटा मोटा चश्मा लग जाता है उन्हें। तो क्योंकि बहुत इसमें अपने आप को झोंकना पड़ता है जी। तो आपने क्या कुछ ऐसा किया था कि सिर्फ बंद रहती थी कमरे में, पढ़ाई करती थी, फ्रेंड्स से नहीं मिलती थी, पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं करती थी? ऐसा बहुत लोग करते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया,
क्योंकि मैंने हमेशा लाइफ में एक बैलेंस रखा है कि मैं पढ़ाई भी करूं पर उसके साथ साथ अपनी बाकी जो हॉबीज हैं, एक्टिविटीज हैं, वो भी कंटिन्यू करूं जी। इसलिए मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान भी बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश करी। ब्रेक्स के लिए मैं गाने सुनती थी, जॉगिंग करने जाती थी एक्सरसाइज के लिए, मम्मी के साथ टहलने निकल जाती थी, कभी कभी मूवीज भी देखती थी बीच बीच में, और दोस्तों से भी बातचीत रहती थी। और मम्मी पापा को तो मैंने बहुत परेशान किया है। अच्छा, तो आपने मतलब पढ़ाई भी की और साथ में ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ाई की, साथ में एंजॉय भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बहुत से लोग तैयारी करते हैं, हमने उन्हें इसी तरह देखा है कि वो 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, सोते नहीं हैं, सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं। तो अगर ऐसा, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो इसी तरह से होती है, तो अगर जो बाकी आने वाली नस्ल है या बाकी की लड़कियां हैं, अगर इस फील्ड में जाना चाहती हैं, तैयारी करना चाहती हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगी? वो किस तरह से तैयारी करें, प्रिपरेशन अपनी कैसी करें? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जब ये बात सच है कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें बहुत मेहनत है, मेहनत बहुत है जी, पर उनको ये माइंड में भी रखना चाहिए कि अगर आप इतनी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हो, आपको कभी भी एकदम सोसाइटी से कट नहीं रहना चाहिए, जुड़कर चलना चाहिए अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, उन लोगों से जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि जब आपके मन में ये क्लियर है कि मैं क्यों इस रास्ते आई थी, मैंने क्यों ये लक्ष्य अपनाया, तभी आप रोज इतनी हिम्मत रख पाओगे कि आप इतने घंटे पढ़ो। इसलिए मेरा यही उनको एडवाइस रहेगा, मेरी सलाह यही रहेगी कि वो जुड़कर चलें, कभी भी ऐसे कट ऑफ ना करें, क्योंकि फिर वो वही चीज जो आपको खुशी देती थी, वही चीज आपको दर्द देने लगती है, तो आपका पढ़ाई से मन उठने लगता है। इसलिए ऐसा ना करें। लक्ष्य आपने डिसाइड किया, मेहनत आप पूरी कीजिए शेड्यूल बनाकर, पढ़ाई में कहीं भी कमी ना छोड़िए, पर उसके साथ साथ अपनी जिंदगी भी जिए, क्योंकि तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। जब आप ये तैयारी कर रही थी, मेरे ख्याल में करीब आपने 2 साल इसमें दिए, 2 साल आपने तैयारी की, तो जो आपके बाकी के फ्रेंड्स थे या क्लासमेट थे वो आगे बढ़ चुके थे, एमएससी कर रहे थे, तो आपको कभी ऐसा ख्याल आ रहा था कि मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्लियर ना कर पाऊँ, तब मैं क्या करूँगी, मेरे फ्रेंड्स आगे निकल चुके होंगे, तो ऐसा कोई ख्याल आ रहा था? जब आप किसी ऐसे लक्ष्य पे लग जाओ और पूरी कमरे में बंद रहकर मेहनत कर रहे हो, तो ये रिस्क तो रहता है कि क्या होगा अगर मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्या होगा अगर मेरी मेहनत का रंग नहीं चढ़ा। तो और बाकी मेरे दोस्त थे जो एमएससी कर रहे थे, कुछ जॉब पे निकल गए, तो वो देखकर और मन में टेंशन बढ़ती है कि क्योंकि जब मेरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ शुरू में, तो हारने का डर वो भी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, खुद पे से विश्वास धीरे धीरे आदमी का थोड़ा सा हिलने लगता है। पर तब मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे साथ डटकर खड़ी रही इन दिनों में, और उन्होंने मुझे समझाया कि एक चीज हमेशा मन में गांठ बांध के हमें रखनी चाहिए। एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो उसमें एक पैराग्राफ है जो मेरी माँ हमेशा मुझे सुनाती थी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है, पर मन का साहस रगों में विश्वास भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी, तो ये आपकी माँ आपको सिखाया करती हैं? जी बिल्कुल, और उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि कभी भी असफलता से इतना मत डरो कि वो तुम्हारे हौसले को कम करे। हमेशा इतनी हिम्मत रखो अपने अंदर कि एक बार तुमने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, उस पर जुटे रहो, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, एक ना एक तरीके से जरूर रंग लाएगी। और उनकी यही बात थी जिसने मुझे प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया कि मैं लगी रहूं, और मैं खुशनसीब हूं कि मैं इस तरह से अच्छा काम कर पाऊं उनके लिए। अभिश्री, और भी जानेंगे आपसे बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में। फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। अभिश्री, आपने जैसे बताया कि आपकी जो मम्मी हैं वो किस तरह से हेल्प करती थी और आपका बेसिकली हौसला अफजाई किया करती हैं, तो बाकी लोग जो हैं आपकी फैमिली में जो इस सिविल सर्विसेज में कामयाब हैं, क्लियर कर चुके हैं, वो लोग क्या कहते थे? वो कुछ टिप्स देते थे या इसी तरह हौसला बढ़ाने की बातें करते थे? सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहता है, और मेरे परिवार वासियों का भी सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे
मेरे पापा हैं तो वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे कि जो भी पढ़ा है उसको बोल बोल के रिवाइज करो। अच्छा। तो वो कहते थे कि कभी जब पढ़ाई खत्म कर लो, कमरे से आओ, बाहर आओ, मेरे साथ टहल लो और मेरे साथ रिवाइज करो, बोल बोल के मुझे सुनाओ तुमने क्या पढ़ा है। अच्छा। तो क्योंकि उन सबको क्लियर करे एग्जाम काफी वक्त हो गया, तो वो भले ही मुझे एक एक विषय पे टिप्स नहीं दे पाते थे क्योंकि उनका टाइम अलग था, पैटर्न अलग था तब एग्जाम का, और मेरे टाइम में अलग है। पर मुझे जनरल मोटिवेशन देते थे, और जो पढ़ाई में जनरल हर बच्चे के काम आ सकती है किसी भी लेवल पे, ऐसे हमेशा वो लोग मुझे गाइड करते रहते थे। जैसे मैंने आपको कहा, पापा मुझे कहते थे कि रिवाइज करो, जो पढ़ रहे हो उसे बोल बोल के रिवाइज करो, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। मेरी बहन मुझसे कहती थी कि प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो। अच्छा। क्योंकि यूपीएससी में जो मेंस होता है, जो सेकंड स्टेज ऑफ एग्जाम है, वो रिटन होता है, तो उसमें वो मुझसे कहती थी कि टाइम मैनेज करो अपना, तो बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर लिखो। सबसे ज्यादा मेरे परिवार ने मुझे यही इंकरेज किया कि पढ़ाई तो ठीक है, तुम संभाल लोगी, लेकिन ब्रेक कैसे लोगी। अच्छा। उसमें सबसे ज्यादा मुझे टिप्स मिलती थी कि एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, गाने सुनो, गाने गाओ। तो इन चीज़ों में काफ़ी मेरे परिवार का सपोर्ट रहा। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो इन सब पर भी ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई ना करे, ब्रेक भी ले, थोड़ा एंजॉय भी करे, इसका भी असर होता है, इससे भी मदद मिलती है। जी बिल्कुल, जो भी इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है उसको ये माइंड में ज़रूर रखना है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपने पढ़ लिया, आपको ये पक्का करना है कि क्या वो मुझे याद हुआ कि नहीं। इसलिए आप रिवाइज करो, या तो आप बोल के करो, कुछ लोग लिख के करते हैं, तो आपको पक्का हो जाएगा कि हाँ मुझे, जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि किस साल में ये घटना हुई थी, आपको वो पक्का हो जाए। इसलिए आप एक बार बोलोगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे याद हुआ भी कि नहीं। उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस एग्जाम के लिए, टाइम मैनेजमेंट वो सबसे जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि काफी बच्चे इतने साल पढ़ते रहते हैं तो इनपुट तो हो जाता है, पर जो आउटपुट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के, वो 3 घंटे वो सबसे जरूरी है कि तब आप कितना जो आपने पढ़ा है आप दिखा पाओ एग्जामिनर को। इसलिए उसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है जितनी इनपुट की है। उसके अलावा ब्रेक्स लेना, आराम से अपने आप को पॉजिटिविटी बार बार देते रहना, प्रोत्साहित करते रहना खुद को, वो भी उतना ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। अच्छा जी। तो ज़्यादा टफ क्या है, प्रीलिम्स है, मेंस है या इंटरव्यू? हर स्टेज के अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मल्टीपल चॉइस पेपर है, और 2 पेपर होते हैं, सुबह जनरल स्टडीज़ का और इसी दिन शाम को सीसैट का। इसलिए प्रीलिम्स के अपने चैलेंजेस हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आप जितने मैक्सिमाइज कर पाओ अपने सही जवाब, उतने आप करो। उसके लिए अलग प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, उसके लिए एक अलग अपनी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए उसकी टेंशन होती है कि अगर आधे मार्क्स से भी कट ऑफ रह गया तो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करोगे। इसलिए प्रीलिम्स की अपनी मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस, अपने नेगेटिव आंसर्स कम करना, अपने सही आंसर्स बढ़ाना, वो एक अपना चैलेंज है। तो जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करते तो लगता है यार प्रीलिम्स ही सबसे कठिन स्टेज है इस एग्जाम का। एक बार प्रीलिम्स पास हो जाता है तो फिर मेंस आ जाता है। मेंस सब्जेक्टिव है, उसमें आपको पूरे जवाब लिखने पड़ते हैं, 150 वर्ड्स के या 250 वर्ड्स के। ऐसे होता है अराउंड 1500 वर्ड्स का, तो ऐसे 2-2 एसेज लिखने होते हैं। तो वो सब जब आप उसके लिए तैयारी कर रहे होते हो तो आप 3-3 घंटे की प्रैक्टिस करते हो रोज, इतना लिख के, तब लगता है नहीं यार मेंस सबसे कठिन स्टेज है एग्जाम का। और एक बार मेंस क्लियर हो जाता है आपका तो आप इंटरव्यू में आते हो, जिसमें आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। जो इंटरव्यू पैनल पे बैठते हैं वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपको तभी के तभी जवाब देना है, सोचने का कोई समय नहीं है। और अच्छे से जो आपके विचार हैं उनको अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट करना है। तब उसकी प्रैक्टिस करते समय लगता है नहीं यार इंटरव्यू सबसे कठिन है। इसलिए ये एक ऐसी परीक्षा है जो आपका हर पहलू टेस्ट करती है, और एक पूरे साल की परीक्षा है, इसलिए एक तपस्या के समान है। और मैं कहूँगी कि हर स्टेज के अपने अपने चुनौतियां हैं, जिसके लिए आपको बहुत अभ्यास करके उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। इसलिए ये कहना कठिन होगा कि कौन सी स्टेज सबसे मुश्किल है, ज़्यादा टफ है, पर हर स्टेज चैलेंजिंग है। और लेकिन उसी चैलेंज में एक मज़ा भी है, क्योंकि आप अभ्यास कर करके अलग अलग विषयों में आप पाते हो कि एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आप पाते हो कि आप बिल्कुल एक अलग तरह के इंसान बन गए हो, कि आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने एज अ सब्जेक्ट फिजिक्स को लिया, फिजिक्स थोड़ा टफ है जी, तो आप कोई और इजी सब्जेक्ट भी ले सकती थी? इसमें एक ऑप्शनल लेना होता है तो जी, जैसे आपने कहा मेरे पास चॉइस था कि मैं कोई और इजी सब्जेक्ट ले पाऊँ, पर फिजिक्स में ही मेरा ग्रेजुएशन था और फिजिक्स मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है।
कठिन था, चुनौती थी, मुश्किल होती है जी बिल्कुल। पर एक मेरे मन में वो भी था कि मैंने ग्रेजुएशन किया है इससे, और क्यों नहीं, ज़रूर ये चुनौती मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी के साथ पेपर क्लियर करूँगी। जबकि मेरा जब शुरू के अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो लोगों ने मुझसे कहा कि हो सकता है तुम्हारा विषय ज़्यादा कठिन है, तुम कुछ आसान विषय ले लो। पर मेरे मन में पक्का था कि नहीं, मैं जिद पे आ गई थी जी कि मुझे इससे ही करना है। और ये भी है कि फिजिक्स में लड़कियां काफ़ी कम रहती हैं इस विषय में। फिजिक्स लेती ही नहीं है लड़कियां। हाँ, कम लेती हैं। अब धीरे धीरे और ले रही हैं, पर कम लेती हैं। तो उसमें मेरा ये और था कि नहीं, ये मुझे ये करके दिखाना है कि एक लड़की भी इस विषय के साथ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकती है। जब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया जी, मेंस क्लियर कर लिया जी, अब बारी थी इंटरव्यू की, तो जैसे आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू था जी, तो पहले दिन किस तरह की तैयारी चल रही थी, दिल में क्या चल रहा था, कितनी नर्वस थी, कॉन्फिडेंट कितनी थी? नर्वसनेस तो काफ़ी रहती है इंटरव्यू से पहले, क्योंकि तब पहली बार आप लाइव एग्ज़ाम होता है वो कि आप कैसे बैठते हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आपके विचारों को व्यक्त करने का आपका ढंग कैसा है, आप ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहे, आपके हाथ तो ज़्यादा नहीं हिल रहे, आप आई कांटेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इंटरव्यू देने से पहले ये सारी चीज़ें मन में घूम रही होती हैं। और वो कोई प्रश्न पूछे और आपको जवाब नहीं आता हो तो आप कैसे उनको कहोगे, आप क्या कहेंगे जी। उसके अलावा आपकी ड्रेस कैसी हो जी, ड्रेस का अंदाज कैसा हो। तो जैसे मैंने साड़ी पहनी थी अपने इंटरव्यू से पहले, तो साड़ी में पहनने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें चलना, उसमें बैठना, उसको मैनेज करना। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं इंटरव्यू से। तो नर्वस थी मैं, पर दूसरी तरफ थोड़ी कॉन्फिडेंट भी थी, क्योंकि इंटरव्यू मुझे लगता था मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि शुरू से ही मेरा हॉबी रहा है पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, थिएटर। तो मुझे लगता था कि ये एक जगह है जहां मैं अपनी ये सारी ताकतें इंटरव्यू बोर्ड के सामने ला सकती हूँ। जब आपका रिजल्ट आ गया जी, और आपको मालूम चल गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है जी, सबको आपने बता दिया जी, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा था और कैसी फीलिंग हो रही थी उस टाइम, क्या फीलिंग आ रही थी? सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि जो इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत हमने की है घर पे बैठ के, कि एक एक दिन जो प्रयास लगा है, जो पसीना बहा है, वो फाइनली मुझे सक्सेस मिली कि मेरी मेहनत रंग लाई। उसकी एक बहुत बड़ी खुशी थी, एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन था। और मेरे आसपास जिन लोगों ने वो मेरी स्ट्रगल देखी थी, उन लोगों को भी इस बात की बहुत खुशी थी कि जो मम्मी ने लाइन मुझे पहले कही थी, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, उस दिन जाके मुझे वाकई में लगा हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। पर एक उससे भी ज़्यादा इस बात की एक्साइटमेंट थी, इस बात की मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके दिखा पाऊँ। ईश्वर ने मुझे ये चांस दी, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ सुविधा लोगों को दे पाऊँ जिससे उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो। इसलिए इस बात की भी मुझे बहुत खुशी थी, एक्साइटमेंट था कि फाइनली मुझे ये मौका मिला। सिविल सर्विसेज आपने क्लियर कर लिया है, आप IRS बन चुकी हैं, तो अब क्या कुछ प्लान्स हैं कि औरतों के लिए कुछ करना है या फिर देश के लिए कुछ करना है? जैसे आपने कहा, यही मेरा लक्ष्य था कि मैं देश के लिए कुछ करूं और औरतों के लिए सबसे ज़्यादा कुछ करूं। ये एक मेरा बहुत ही स्पेशल पैशन रहा है ज़िंदगी भर का, और यही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो ये एक ऐसा मुकाम होगा जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से मैं कोई ऐसा चेंज ला पाऊँ कि हमारे देश तरक्की करे ही, पर साथ में हमारे देश की हर बेटी, हर लड़की उतनी आज़ादी रखे कि वो सपने देखे बड़े बड़े और उनको मेहनत करके पूरा रखने का जज्बा रखे। क्योंकि हर लड़की का आज की दुनिया में, अकेले इस देश में नहीं, आज की इस पूरी दुनिया में संघर्ष है अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए। स्वयं के लिए नहीं, पर हर उस लड़की के लिए जिसकी आवाज़ समाज सुनकर भी अनसुना कर देता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा मौका होगा मेरे लिए कि मैं उन लड़कियों को प्रेरणा दे पाऊँ और मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ताकि वो भी अपने सपनों की उड़ान भरें और अपने परिवार का, इस पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा करें। अभिश्री, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतना वक्त आपने हमें दिया, इतनी सारी बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और उन्हीं लड़कियों के लिए, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।